हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गिरीश मिश्रा जीएस एकेडमी के अपने इस 75वें अंक में आप सभी का स्वागत करता हूं। इतिहास का हम लोग का 75वां एपिसोड आज है। अब तक इतिहास में हम लोग बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं। फ्रीडम मूवमेंट हम लोग का ख़त्म हो चुका है और उसके बाद अपने इतिहास के सबसे बोरिंग और सबसे बुरे हिस्से की तरफ हम लोग बढ़ रहे थे, जिसको पुनर्जागरण या रेनेसा कहते हैं। पुनर्जागरण के भी 3 एपिसोड हो चुके हैं, जिसमें आपको पुनर्जागरण के जो बड़े बड़े जो लोग थे, बड़ी बड़ी उनकी संस्थाएं थी, उनके बारे में बताया था। जिसमें सबसे पहले राजा राममोहन राय और उनका ब्रह्म समाज, दयानंद सरस्वती, उनका आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद और उनका रामकृष्ण मिशन, और इसके अलावा थियोसॉफिकल सोसाइटी और बहुत सारी छोटी छोटी संस्थाएं थी जिन्होंने हमारे धर्म को, हिंदू धर्म के सुधार में बहुत बड़ा योगदान दिया और उसको आगे लेके गए। अब हमारे देश में केवल हिंदू धर्म तो था नहीं, और भी कई सारे धर्म थे। जैसे मुस्लिम धर्म था, तो पारसी धर्म था, तो सिख धर्म था, तो और भी धर्मों में सुधार हुए, क्योंकि उन धर्मों में भी सुधार की गुंजाइश थी। हिंदू धर्म को सबसे पहले इसलिए देखें क्योंकि हिंदू धर्म सबसे बड़ा था। अब मुस्लिम सुधार आंदोलन के बारे में, पारसी सुधार आंदोलन के बारे में और थोड़ा सा सिख सुधार आंदोलन के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज की जो हम लोग शुरुआत करेंगे वो मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट से शुरू करेंगे। मुस्लिम सुधार आंदोलन, जो मुस्लिम समाज था या मुस्लिम धर्म था, उसमें सुधार की बहुत ज़्यादा गुंजाइश थी। गुंजाइश इसलिए थी कि मुस्लिम जो समाज था या मुस्लिम जो धर्म था, उनकी 2 बड़ी समस्याएं थीं। पहली समस्या तो ये थी कि ये जो मुस्लिम धर्म था, इस मुस्लिम धर्म या मुस्लिम समाज में आप देखते हैं तो इसमें मिडिल क्लास का अभाव था, मध्यम वर्ग का अभाव था। मध्यम वर्ग का मतलब होता है कि जैसे बाकी धर्मों में या हिंदू धर्म में देखिए, एक अपर क्लास है, अमीर लोग हैं, मिडिल क्लास है, बहुत बड़ा क्लास है, और फिर लोअर क्लास है, निचला तबका है। जबकि मुस्लिम धर्म में क्या था कि या तो अपर क्लास था, बिल्कुल शासक वर्ग, राजा सामंत टाइप के लोग, या फिर एकदम निचला तबका था, सिपाही या उससे नीचे के तबके के लोग, किसान, गरीब लोग। मध्यम वर्ग का जो था, ये बहुत बड़ा अभाव था मुस्लिम सोसाइटी में। बड़ी समस्या थी मुसलमानों के साथ कि मिडिल क्लास नहीं था। और इस मिडिल क्लास के न होने की वजह से जो अपर क्लास इनका था, जो हायर क्लास था, जो अपने आप को शासक वर्ग मानता था, उसने ये जो निचला तबका था उसको गलत दिशा दी। गलत तरीके से वो लोग उसको डील करते थे। जैसे इस्लाम का पाठ पढ़ाते थे कि इस्लाम में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, करवाते तो उससे देते थे, खुद कुछ नहीं फॉलो करते थे। जैसे वो खुद सारे नियम बनाते थे, अमीर मुसलमान खुद कुछ नहीं फॉलो करते थे। सारा फॉलो करने का जिम्मा गरीब मुसलमानों का होता था, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, गरीब थे। उनको जो कह दिया बस वही आँख मूंद के वो लोग फॉलो करना शुरू कर देते थे। जैसे अभी फ्रीडम मूवमेंट में हम लोगों ने देखा मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने धर्म के नाम पर पाकिस्तान का बंटवारा करा दिया। धर्म के नाम पर वो पाकिस्तान का बंटवारा करा दिए कि मुसलमानों के लिए अलग देश होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, कर दिया। लेकिन खुद मोहम्मद अली जिन्ना धार्मिक आदमी नहीं था। कभी आप उसकी कोई तस्वीर नहीं देखेंगे कि जो वो नमाज वाली टोपी पहन के और कुर्ता पजामा पहन के नमाज पढ़ता हुआ दिखाई दे। मोहम्मद अली जिन्ना हमेशा सूट बूट में रहता था, हमेशा सिगार पीता था, वो खुद सूअर का मांस खाता था। बाकियों को मोटिवेट किया कि ढेर सारी शादी कीजिए। मोहम्मद अली जिन्ना ने केवल एक शादी की, और वो भी वैसे गरीब मुसलमानों कहा जाता है कि ढेर सारे बच्चे पैदा कीजिए, अल्लाह की नेमत है। मोहम्मद अली जिन्ना ने केवल एक बेटी पैदा की, और वो जो एक बेटी पैदा की उसकी शादी भी मुसलमान से नहीं हुई। कहते ना कि भाई हम दूसरे धर्म में शादी नहीं करेंगे। खुद जो इनके सबसे बड़े नेता थे, उसने खुद अपनी शादी मुसलमान से नहीं की, अपनी बेटी की शादी एक पारसी जो व्यापारी थे उससे की थी। तो ये दिखाई पड़ता है कि ये केवल गाइड करते थे या मिसगाइड करते थे निचले तबके के मुसलमानों को। यही समस्या थी कि इसमें मिडिल क्लास का एक बहुत बड़ा अभाव था। सारे नियम कानून जो भी बरगला दिया जाता था, वो गरीब मुसलमान उसको फॉलो करने लगते थे कि ढेर सारी शादियां करो, ढेर सारे बच्चे पैदा करो, जिहाद करो, धर्म के नाम पर लड़ो। ये सब गरीबों के लिए होता। आप अमीर मुसलमानों में देखेंगे ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गरीबों के लिए था। तो बड़ी समस्या यही थी, क्योंकि उसमें मिडिल क्लास नहीं था जो सोचता, समझता या अपने बारे में सही गलत का निर्णय ले पाता। एक समस्या। दूसरी समस्या ये थी कि मुसलमानों के दिमाग में अंग्रेज़ों से पहले या अंग्रेज़ों के आने के समय एक गलतफहमी थी, या दिमाग में एक धारणा इनके बनी हुई थी कि हम शासक वर्ग हैं। क्योंकि अंग्रेज़ों से पहले भारत में मुग़लों का शासन था, मुग़लों से पहले तुर्कों का शासन था। तो मुसलमानों को लगता था कि हम भारत के शासक वर्ग हैं। तो शासक वर्ग जो होता है वो खुद में उसको सुधार करने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो कहा वो ठीक है, हमारे शब्द ही हमारे कानून हैं। बिल्कुल औरंगजेब टाइप से, मोहम्मद बिन तुगलक टाइप से, अलाउद्दीन खिलजी टाइप से, वो खुद को ऐसा समझते थे। क्योंकि अंग्रेज़ों ने सत्ता मुसलमानों से छीनी थी, न कि हिंदुओं से छीनी थी। क्योंकि अंग्रेज़ों से पहले ठीक
मुग़ल थे, मुग़ल भी मुसलमान थे, मुग़लों से पहले तुर्की थे, तुर्की भी सल्तनत वाले, वो सारे के सारे मुसलमान थे। तो इसी वजह से इनको लगता था कि हमारे अंदर सुधार की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए जो मुस्लिम धर्म में जो सुधार हुआ, जो रिफॉर्म हुआ, वो बहुत देर बाद आया। जैसे आपको बताया कि हिंदू धर्म में जो सुधार आया तो उसको सुधारना शुरू कर दिया था राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने इसकी शुरुआत बहुत पहले ही कर दी थी। जबकि मुस्लिम धर्म में जो सुधार था, या मुस्लिम धर्म का आप कहते हैं नवजागरण, जिसको रेनेसा कहते हैं, वो 1857 के बहुत बाद और बहुत स्लोली आया, धीरे 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 वो चल रहा था। तो लेट आने का रीज़न यही था कि इनके अंदर एक गफलत थी कि अभी भी उनको लगता था कि हम ही शासक हैं, हम ही राजा हैं, ठीक है। तो अंग्रेज़ों के खिलाफ सत्ता इन्होंने गंवाई थी, तो इनको इस गलतफहमी में थे, अपने आप को सही मानते थे। तो इस वजह से बहुत सारी रूढ़िवादियाँ, बहुत सारी समस्याएं इनके दिमाग में रह गई थी। दूसरी एक बड़ी समस्या थी कि जब 1857 का एक तीसरी बड़ी समस्या जो मुसलमानों के साथ थी कि 1857 की जो क्रांति हुई, उस 1857 के रिवोल्ट में, 1857 की क्रांति में जो अंग्रेज़ों की लड़ाई हुई, जैसे सिपाहियों ने मेरठ में क्रांति की, मेरठ से क्रांति के बाद सीधे वो दिल्ली पहुंचते हैं और मुग़ल बादशाह को अपना नेता बना देते हैं। बहादुर शाह सेकंड के नेतृत्व में क्रांति कर दी गई। तो अंग्रेज़ों के दिमाग में ये था कि भारत में अंग्रेज़ों से पहले मुसलमानों की सत्ता थी, मुसलमानों को हरा के अंग्रेज़ों ने भारत पर कब्जा किया, और फिर से 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों को भगा के फिर से मुग़ल बादशाह को, यानी एक मुसलमान को, सत्ता सौंप दी गई। इस बात से अंग्रेज़ जो थे वो मुसलमानों से चिढ़े हुए थे। उनको लगता था कि जो मुसलमान हैं वो हमारे दुश्मन हैं, हमारी असली लड़ाई मुसलमानों से। तो इसलिए उन सबों ने, अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को निशाना साधना शुरू कर दिया था, मुसलमानों को काउंटर करना शुरू कर दिया था। तो इसलिए मुसलमानों में जो रेनेसा आप कह लीजिए, मुस्लिम धर्म के जो सुधार थे, ये बहुत डिले हुए, बहुत लेट हुए, और इनमें भी कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारे थे, ठीक। मुस्लिम धर्म में सुधार की आवश्यकता है या नई चीज़ें होनी चाहिए, इन सब चीज़ों में बहुत सारा विचारधाराएं आईं, और सबसे प्रमुख जो विचारधारा जो सबसे ज़्यादा सफल रही, जो सबसे ज़्यादा लिबरल रही मुसलमानों में, वो था अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़, पहले मुस्लिम रिफॉर्म लिख लेते हैं। मुस्लिम सुधार। तो मुस्लिम सुधार में सबसे पहले आ जाता है कौन सा मूवमेंट? अलीगढ़। ये जो अलीगढ़ आंदोलन था, अलीगढ़ मूवमेंट था, इस अलीगढ़ मूवमेंट के जो जन्मदाता थे उनको कहा जाता है सर सैयद अहमद खान। ये जो सर सैयद अहमद खान थे, इनका जो जन्म हुआ था, यही अलीगढ़ मूवमेंट की शुरुआत इन्होंने ही की थी। इनका जन्म 1817 में दिल्ली में हुआ था, और दिल्ली में ही ये पैदा हुए, और दिल्ली में ही इनकी प्रारंभिक शिक्षा, बेसिक एजुकेशन हुई, और जो ट्रेडिशनल जो मुस्लिम जो एजुकेशन थी, उन्हें पारंपरिक मुस्लिम शिक्षा ही मिली। फिर बाद में 1839 में 1839 में आगरा के कमिश्नर के दफ्तर में क्लर्क के रूप में इनकी नौकरी लगी, और ये उस समय जब क्लर्क के रूप में नौकरी करने लगे तो इनकी शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी, और नई नई चीज़ें इन्होंने पढ़ना शुरू किया, और इन्होंने फ़ारसी भाषा में अपनी सभ्यता और नैतिकता के लिए एक फ़ारसी में एक पत्र निकाला था जिसको कहा जाता है तहज़ीबुल अखलाक। तो तहज़ीबुल अखलाक इन्हीं की पत्रिका थी। फिर 1857 का जब रिवोल्ट हुआ, 1857 की क्रांति हुई, तो इस समय ये बिजनौर में थे, बिजनौर के कलेक्ट्रेट ऑफिस में थे, जुडिशल सर्विसेज में वहाँ पर थे बिजनौर में, और 1857 की क्रांति को इन्होंने अपनी आंखों से देखा था। इस 1857 की क्रांति का इनके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा था। बहुत गहरा असर इसलिए पड़ा था क्योंकि इस 1857 की क्रांति में इन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि अंग्रेज़ों ने किस तरीके से, कितनी बुरी तरीके से इस विद्रोह को दबाया था, मारकाट मचाई थी, एकदम तबाही ला दी थी अंग्रेज़ों ने। डर गए थे, अंदर से हिल गए थे बिल्कुल। तो यहीं से अंग्रेज़ों के खिलाफ इनको समझ में आ चुका था कि लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, ताकत के बल पर अंग्रेज़ों को नहीं हराया जा सकता, ये पहले ही मान चुके थे, क्योंकि 1857 का विद्रोह अपनी आंखों से देखा था बिजनौर से। फिर इन्होंने क्या किया कि 1864 में, 1864 में कलकत्ता में इन्होंने एक सोसाइटी बनाई जिसको कहा जाता है साइंटिफिक सोसाइटी, 1864। तो 1864 की जो साइंटिफिक सोसाइटी थी कलकत्ता में, इसी वैज्ञानिक विचारों को आगे बढ़ाने के लिए थे। फिर इनके जीवन का जो और एक बड़ा बदलाव आया कि 1869 में, 1869 में ये लंदन गए,
तो जब लंदन गए तो लंदन जाके इन्होंने वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था थी, वहाँ की जो बाकी चीज़ें थी, अंग्रेज़ों की जो शक्ति थी, जो ताकत थी, यूरोप में अंग्रेज़ों का दबदबा, बाकी दुनिया में अंग्रेज़ों का जो रुतबा था, जो दबदबा था, ये इन्होंने देखा लंदन जाके अपनी यूरोपीय यात्रा के दौरान। और वहाँ जाके बिल्कुल समझ गए थे कि अब अंग्रेज़ों से लड़ने से या उलझने से कोई फ़ायदा नहीं, सीधे हम अंग्रेज़ों पे अगर हम राजभक्त बन गए, अंग्रेज़ों को अपने फेवर में कर पाए, तभी हम कुछ कर सकते हैं। क्योंकि बताया कि 1857 के बाद अंग्रेज़ मानने लगे थे कि हमारी लड़ाई मुसलमानों से, हिंदुओं से लड़ाई नहीं, तो अंग्रेज़ मुसलमानों के खिलाफ नीतियाँ बना रहे थे। तो वही लंदन जाने के बाद इनको लग गया कि हमें अब अंग्रेज़ों के फेवर में होना चाहिए। फिर भारत लौट के आते हैं, भारत लौट के आए फिर 1876 में 1876 में अलीगढ़ में गए और वहीं अलीगढ़ में अपना स्थायी ठिकाना बना लिया। अब यहाँ पर उन्होंने अपने 2 टारगेट फिक्स किए। पहला टारगेट इनका था कि मुसलमानों में जो मॉडर्न एजुकेशन है, आधुनिक शिक्षा है, उसका हमको प्रसार करना पड़ेगा, क्योंकि मुसलमानी जो शिक्षा है वो बहुत प्राचीन है, वो अब किसी काम की नहीं, बिल्कुल बेकार है। हमें बिल्कुल मॉडर्न इंग्लिश एजुकेशन, जो अंग्रेज़ों की पाश्चात्य शिक्षा है, उसको बढ़ावा देना पड़ेगा। तो अंग्रेज़ों में मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना, क्योंकि मदरसों और मकतबों की शिक्षा का इनको मानना था कि ये सब प्रभावी नहीं है, इनका कोई इस्तेमाल नहीं, वेस्टर्न एजुकेशन ही मुसलमानों के लिए सही होगी, पहला काम। दूसरा काम कि अंग्रेज़ों और मुसलमानों के बीच 1857 से और उसके पहले जो संबंध खराब थे उसको सुधारना था। उनको ब्रिटिश सरकार को ये विश्वास दिलाना था कि मुसलमान आपके दुश्मन नहीं हैं, मुसलमान आपके सपोर्टर हैं। तो मुसलमानों को अंग्रेज़ों का राजभक्त दिखाने का उन्होंने प्रयास किया। ये उनके 2 महत्वपूर्ण काम थे, यानी मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा और मुसलमानों को अंग्रेज़ों से लड़ने के बजाय अंग्रेज़ों का राजभक्त बनाने की कोशिश करना। फिर इसके बाद शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा का प्रयास के रूप में 1864 में 1864 में गाजीपुर में इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का स्कूल जो था, इंग्लिश एजुकेशन के लिए स्कूल की स्थापना की। और जो सबसे बड़ा काम था इनका 1875 में 1875 इनका सबसे बड़ा काम था। इन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल। तो ये जो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल है, इसकी स्थापना इन्होंने कर दी 1875 में। यही मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल 1875 में जो इसकी स्थापना हुई थी, 1878 में 1878 में ये कॉलेज बना, स्कूल से कॉलेज बना। और फिर यही 1920 में आके 1920 में यही बन गया क्या, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। ये जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी 1920 की, ये नई नहीं थी, यही 1875 वाली इनकी जो संस्था थी, जो 1878 में कॉलेज बनी और 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से फेमस हुई। आज भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बड़ी विश्वविद्यालय है। तो यही इन्होंने स्थापना किया और इसमें इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन, जो आधुनिक शिक्षा थी, उसके बारे में इन्होंने प्रचार प्रसार करना शुरू किया। और जब इसके बाद 1885 में 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई, तो कांग्रेस की स्थापना का इन्होंने विरोध किया। इनको लगता था कि ये समय नहीं है अंग्रेज़ों से लड़ने का। बताया कि 1857 की क्रांति देखे थे, दहशत में थे थोड़े, तो इसलिए ये कांग्रेस की स्थापना का बहुत जम के विरोध किया और कांग्रेस की एक एंटी पार्टी बनाई। 1888 में इन्होंने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन बनाया। ये जो यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन था 1888 में बनाया, नाम से ही लग रहा है, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। तो ये जो यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन था, इसकी जो स्थापना इन्होंने की सर सैयद अहमद खान ने, ये इसी कांग्रेस के उलट की इन्होंने। कांग्रेस जो था वो ब्रिटिश सरकार के विरोधी था, इन्होंने पैट्रियोटिक, इन्होंने कहा कि जो हमारी संस्था है ये राजभक्त होगी, यानी अंग्रेज़ों की भक्ति करने के लिए उन्होंने संस्था बनाई थी कि, और ये साबित करने की कोशिश की कि मुसलमान विरोधी नहीं हैं, मुसलमान अंग्रेज़ों के समर्थक हैं, सपोर्टर। तो यहीं से इन्होंने मुसलमानों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और इन्होंने और भी कई सारे जो बड़े बड़े नेता थे जो इनसे जुड़े हुए थे इनकी सभा से, जिसमें
चिराग अली थे, अल्ताफ़ हुसैन अली थे, मौलाना शिबली नोमानी इनके सहयोगी थे। और ये भी मुसलमानों को अंग्रेज़ी शिक्षा देकर इन्हें अंग्रेज़ी राज का भक्त बनाकर नौकरियों में अधिक से अधिक आरक्षण प्राप्त कराने की कोशिश कर रहे थे। ठीक, इसी से जुड़े हुए थे अब्दुल लतीफ़ को बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। इसी अब्दुल लतीफ़ ने 1863 में मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की थी। तो कई सारे लोग इनसे जुड़े हुए थे। इनकी सारी बातें अच्छी थी, लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी सर सैयद अहमद खां की, कि इन्होंने एक धर्म विशेष को देश से ऊपर रखा, कि मतलब मुसलमान संप्रदाय है केवल उसका हित का इन्होंने ध्यान दिया, भारत के हित का ध्यान नहीं दिया। ये अंग्रेज़ों के विरोध नहीं कर रहे थे, लगातार अंग्रेज़ों का समर्थन कर रहे थे और उनको लगता था कि अंग्रेज़ों के ही समर्थन से मुसलमानों के को सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्राप्त किया जा सकता है, मुसलमानों की शिक्षा दीक्षा का काम किया जा सकता है, मुसलमानों का विकास किया जाए। ले दे के कुल मिला के मुसलमान बस। अब राष्ट्र के ऊपर किसी एक धर्म को रखेंगे तो काम तो चलेगा नहीं। तो इसीलिए शुरुआती दौर में इनको सफलता मिली, लेकिन बाद में लोग इनसे नहीं जुड़ते हैं। तो ये जो इनका जो आंदोलन था अलीगढ़ मूवमेंट, ये लिबरल मूवमेंट में जाना जाता है। उदारवादी थे ये बहुत कट्टरवादी नहीं थे, अंग्रेज़ों के राजभक्त अपने आप को साबित करने की कोशिश करते थे। इन्हीं की तरीके से एक और मूवमेंट चला, एक और आंदोलन चला, जिसको कहा जाता है अहमदिया आंदोलन। अब ये जो अहमदिया आंदोलन था, इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था मिर्ज़ा गुलाम अहमद। ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद ये अलीगढ़ में ये थे। इन्होंने इस अहमदिया आंदोलन की जो शुरुआत थी वो 1889 में की थी। और हालांकि ये जो अहमदिया आंदोलन था इसकी शुरुआत पंजाब में हुई थी, पंजाब में कादियान से हुई थी, तो इसलिए इसको कहीं कहीं कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है, कादियानी आंदोलन। ठीक है, और इसकी शुरुआत किसने की थी? मिर्ज़ा गुलाम अहमद। ठीक, तो ये पंजाब से शुरू हुआ था, फिर बाद में अलीगढ़ तक ये पहुंचा। ये भी जो कादियानी आंदोलन या अहमदिया आंदोलन था, ये भी उदारवादी शिक्षाओं पर आधारित था। ये जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद थे ये पाश्चात्य शिक्षा पढ़े लिखे थे और इन्होंने खुद को पुनर्जागरण का ध्वजाधारी कहा, फ्लैग बीरर कहा कि पुनर्जागरण की शुरुआत हम ही कर रहे हैं, हमें को करना चाहिए। और इन्होंने मुस्लिम धर्म की बहुत लिबरल ढंग से व्याख्या कर दी। इन्होंने इस्लाम के सच्चे रूप में, कि जो सही रूप है उसका जो कट्टरवादी व्याख्या, उसके बजाय जो उदारवादी व्याख्या होती है उसका इन्होंने विस्तार करना शुरू कर दिया। और इनका जो लक्ष्य था वो एक उदारवादी समाज की स्थापना करना था। जिहाद वगैरह को ये फॉलो नहीं करते थे, जिहाद का ये विरोध करते थे कि भाई जिहाद वगैरह ठीक नहीं है। फिर 1890 में 1819 में इन्होंने बहरीन अहमदिया नामक एक किताब लिखी। इस बहरीन अहमदिया में इन्होंने अपने सिद्धांतों की व्याख्या की। फिर 1890 के बाद इनका दिमाग फिर जाता है। दिमाग फिरने का मतलब ये पलटी मार जाते होता है ना, थोड़ी सी आदमी को सफलता मिलती तो सनकने लगता है, तो ये भी सनक गए थे सीधे सीधे। और 1891 के बाद ये कुछ ज़्यादा ही मतलब लिबरल होते होते इतना ज़्यादा ऊपर उठ चुके थे कि धर्म से ही ऊपर उठ गए। और धर्म से ऊपर उठने के बाद सभी धर्म इनको बराबर दिखाई देने लगे। सोचिए 1891 में मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने खुद को मसीह उल मऊद कहना शुरू कर दिया कि हम खुदे मसीह हैं, वो मसीही धर्म को, और खुद को पैगंबर के बराबर मानने लगे थे कि हम खुद मसीही हैं, हम खुद पैगंबर हैं। पैगंबर जैसे मोहम्मद साहब थे वैसे पैगंबर हम हैं। तो अपने आप को उन्होंने व्याख्या करना शुरू किया, अपने आप को बड़ा करना शुरू किया। और बड़ा होते होते इतना दिमाग फिर गया था कि 1904 आते आते खुद को इन्होंने कृष्ण का अवतार बना दिया। कि कृष्ण जो अवतार थे उसमें पढ़ने लगे तो उनको लगा यार हम ही कृष्ण हैं, तो उनके अंदर से भी आत्मा जागी, वो कृष्ण के अवतार बनने लगे। अब कुछ ज़्यादा हो गया था। भाई एक धर्म में आप सुधार कीजिए, एक धर्म से ऊपर सब जगह ईसाई धर्म में और हिंदू धर्म में सब जगह टांग फैलाने लगे। तब फिर इनका धीरे धीरे करके डाउनफॉल आ गया और इनका जो आंदोलन था ये भी शांत हो गया। तो ये जो कार्य आंदोलन था, जिसे बताया कि अलीगढ़ आंदोलन था, तो ये बिल्कुल उदार था लेकिन प्रैक्टिकल था कि मुस्लिम धर्म में ही सुधार कर रहे थे। ये उदार कुछ ज़्यादा ही था, इतना ज़्यादा उदार हो गया कि फिर फैल गया। अब फैल गया, ऐसा फैला कि वो कृष्ण के अवतार बनने लगे थे, तो इस चक्कर में फिर समाप्त हो गया। इसके अलावा एक और आंदोलन चला मुस्लिम सुधार का, देवबंद।
देवबंद आंदोलन, देवबंद मूवमेंट। तो ये जो देवबंद आंदोलन था, देवबंद मूवमेंट था, ये इसकी जो शुरुआत थी मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही। मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद, ये सारे सवाल पूछे जाते हैं, अहमद गंगोही। ठीक है कि मिर्ज़ा गुलाम किससे जुड़े हुए थे? अहमदिया मूवमेंट से जुड़े हुए थे। कासिम ननौतवी किससे जुड़े हुए थे? देवबंद आंदोलन से जुड़े हुए थे। देवबंद एक्चुअली सहारनपुर में है। तो इन्हीं मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही ने क्या किया था कि 1866 में सहारनपुर में एक स्कूल खोला। 1866 सहारनपुर, ठीक है। और यहीं से इनके आंदोलन की शुरुआत होती है। ये लोग फिर से इस्लाम की प्योरिटी की ओर लौटते हैं, इस्लाम की शुद्धता की ओर लौटते हैं, और जो इस्लाम में, जो कुरान पाक में इनकी जो बातें कही गई हैं उसी पर ये लोग अक्षरशः पालन करने की कोशिश करते हैं। यानी जो देवबंद थे ये कट्टर थे, ठीक है, तो ज़्यादा ही कट्टर हो गए थे। तो इन लोगों ने क्या किया कि मुसलमानों में कुरान और हदीस की शिक्षा को फिर से प्रारंभ करना शुरू किया कि हम कुरान की शिक्षा जो हकीकत में जो दी गई है उसी को हम आगे बढ़ाएंगे, हदीस की शिक्षा को ही आगे बढ़ाएंगे। और जो विदेशी शासक थे, स्पेशली जो अंग्रेज़ थे, तो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो मुसलमानों की भावना थी उसको बढ़ाना, और जिहाद, जो जिहाद की भावना थी इसको जिंदा रखना था, क्योंकि मुसलमानों में धीरे धीरे अब जिहाद की भावना ख़त्म हो रही थी। तो जिहाद की भावना को ज़िंदा रखने का भी काम ये लोग कर रहे थे। तो ये जो देवबंद वाले थे ये थोड़े से कट्टर थे, और वो सब देखते थे कि जब जैसे अलीगढ़ मूवमेंट ज़्यादा उदार था तो इन लोगों के खिलाफ फतवा भी सब जारी कर देते थे। इनके जो सर अहमद खान थे इनके खिलाफ इन सबों ने फतवा भी जारी किया था कि ये सब, और कट्टरता जो थी इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और इन्होंने अपने शिक्षण संस्थाओं में जो स्कूल और जो बाकी व्यवस्थाएं बनाई उसमें अंग्रेजी और पाश्चात्य शिक्षा को बिल्कुल बुरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया कि कोई इंग्लिश एजुकेशन और कोई वेस्टर्न एजुकेशन नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल जो धार्मिक नेता, मतलब इनका ये टारगेट था कि हम अपने जैसे ही धार्मिक नेताओं को बनाएं जो इस्लाम का प्रचार प्रसार करें, जिहाद की भावना का विकास करें, और जो गैर धर्म हैं उनको हम विरोध करें, ठीक है। तो ये कट्टर थे, बताया कि ये दोनों लिबरल थे, अहमदिया और अलीगढ़, और देवबंद जो था वो कट्टर था। इसी में मौलाना थे शिबली नुमानी। शिबली नुमानी जो थे ये देवबंद के बहुत बड़े समर्थक थे, ठीक। हालांकि जो शिबली नुमानी थे, पूरा नाम इनका जो था शिबली नुमानी, इन्होंने लंबे समय तक ये जो अलीगढ़ के थे सर सैयद अहमद खां का जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल सोसाइटी थी, तो उसके ये अध्यापकों में से थे, लंबे समय तक थे। लेकिन सर सैयद अहमद खां से ही चिढ़ते थे, उनसे तनातनी होती थी, उनसे बनती नहीं थी, झगड़ा होता रहता था। तो शिबली नुमानी थे, उनके यहाँ नौकरी करते थे, लेकिन सपोर्ट उनका जो था वो देवबंद वालों का था। तो बहुत ज़्यादा कट्टर था, इसलिए अंग्रेज़ों की भी निगाह इन सबों पर टेढ़ी रही। इसके अलावा और भी जो सबसे पुराना जो मुसलमानों में जो सुधार का आंदोलन हुआ, पुनर्जागरण का आंदोलन हुआ, वो आंदोलन हुआ था वहाबियों का। वहाबी आंदोलन, ये वहाबी जो मूवमेंट था, वहाबी आंदोलन, ये सबसे पहला, असली मामले में सबसे शुरुआती और सबसे पहला जो मुस्लिम सुधार का, जो मुस्लिम पुनर्जागरण का आंदोलन था वो वहाबी ही था। इसके जो संस्थापक थे शाह वलीउल्लाह, शाह वलीउल्लाह। तो शाह वलीउल्लाह इसी वहाबी मूवमेंट के समर्थक थे, सपोर्टर थे। इन्होंने सबसे पहले ये मुसलमानों के नेता थे जिन्होंने मुसलमानों की गिरती हुई स्थिति पर चिंता व्यक्त की थी कि मुसलमानों की हालत ठीक नहीं, मुसलमानों की हालत को सुधारना चाहिए। बाद में अब्दुल अजीज और सैयद अहमद बरेलवी इस वहाबी आंदोलन को लोकप्रिय बनाते हैं, ठीक है। उन लोगों का नाम हम लिख दे रहे हैं, अब्दुल अजीज और सैयद अहमद बरेलवी। तो ये जो अब्दुल अजीज और सैयद अहमद बरेलवी थे, इन लोगों ने इस वहाबी मूवमेंट को बहुत ज़्यादा पॉपुलर बनाया। और
इसको पॉपुलर बनाते बनाते इसको राजनीतिक रंग दे दिया था। पॉलिटिकली ये लोग आगे थे। वैसे ये तो केवल धार्मिक रूप से थे, ये राजनीतिक रूप से सक्रिय हो जाते हैं। अब्दुल अजीज ने तो इवन इतना ये कट्टर था कि इसने सीधे सीधे फतवा जारी कर दिया और कहा कि हम भारत को, हिंदुस्तान को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाएंगे। जो पुराने ज़माने में जो लुटेरे आते थे, जो लूट मार करते थे, उनका फार्मूला इन सबों ने अपना लिया था कि सीधे कहा कि हम दारुल हर्ब यानी जो काफिरों का देश है उसको दारुल इस्लाम यानी इस्लामिक देश बनाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत जोरदार ढंग से इस बात का ये चलाते थे। श्री लोग पंजाब वाले क्षेत्र में थे, तो पहले जब पंजाब में सिख साम्राज्य था, जब रणजीत सिंह और उनके परिवार वालों का कब्जा था, तो ये पहले पंजाब सरकार का विरोध करते थे। लेकिन 1849 में जब पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में हो गया तो विरोध करने के लिए कोई चाहिए, तो फिर अंग्रेजों के खिलाफ ही सब चले गए। तो अंग्रेजों के खिलाफ तक चले, फिर अंग्रेजों के खिलाफ चलते चलते थोड़ा सा ये एग्रेसिव हो गए और इनका आंदोलन हालांकि 1870 तक चला। बाद में इनका आंदोलन हिंसक हो गया, एक विद्रोही के रूप में इन्होंने भूमिका अदा करनी शुरू कर दी वहाबियों ने। तो इस वहाबी मूवमेंट को ताकत के बल पर अंग्रेजों ने दबाया, सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी थी वहाबियों को दबाने के लिए। इतने कट्टर ढंग से इस तरीके से सब काम कर रहे थे, हथियार उठा लिए थे इन लोगों ने। तो इसको कंट्रोल करने के लिए अंग्रेजों ने सेना लगा दी और इनको ख़त्म कर दिया गया। तो अभी जब हम लोग और क्रांतियाँ पढ़ेंगे तो उसमें वहाबी मूवमेंट भी आता है। ठीक, इसके अलावा मुस्लिम धर्म में ये 4 प्रमुख हैं, जिसमें से पूछा जाता है कौन कौन से लिबरल थे, कौन कौन से कट्टर थे। तो लिबरल कौन थे? अलीगढ़ और अहमदिया। और कट्टर कौन थे? देवबंद और वहाबी। ठीक, अब इसके अलावा और भी कई सारे कुछ नेता थे, जैसे मोहम्मद इकबाल, अल्लामा इकबाल जिनको कहा जाता है, वो इन चीज़ों से नहीं जुड़े हुए थे, वो अलग व्यक्तित्व थे। मोहम्मद इकबाल का जन्म 1875 में हुआ था और प्रारंभ में ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक हुआ करते थे, हिंदू मुसलमान की एकता की बात करते थे। इन्हीं की जो प्रसिद्ध जो रचना है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक, ये इन्होंने ही लिखा था। लेकिन बाद में इनका जो दिमाग खराब हुआ मोहम्मद इकबाल का, तो इनका मोहम्मद इकबाल का दिमाग खराब होने का रीज़न ये था कि 1920 में ये गए यूरोप की यात्रा पर। तो यूरोप की यात्रा के दौरान तुर्की और बाकी जब देशों की यात्रा उन्होंने की, तो वहाँ पर पैन इस्लामिक जो कॉन्सेप्ट चल रहा था कि पूरी दुनिया में इस्लाम का विस्तार करना है, तो उसी पैन इस्लामिक कॉन्सेप्ट में इनका जो माथा था वो घूम गया। अब वो इस्लाम के प्रचार प्रसार में ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामिक देशों की स्थापना हुई है। तुर्की की यात्रा के दौरान दिमाग पलटा उनका, पैन इस्लामिक बातें करने लगे थे। और इन्होंने ही सबसे पहले 1930 में 1930 में जो 2 राष्ट्र का सिद्धांत था, 2 नेशन थ्योरी थी, ये इन्हीं के दिमाग की उपज थी। जैसे अगर कहा जाए कि पहली बार किसके दिमाग में ये बात आई थी कि हिंदुओं के लिए अलग, मुसलमानों के लिए अलग देश होना चाहिए, तो ये सबसे पहली बार ये बात दिमाग में आई थी मोहम्मद इकबाल के। इन्होंने एक भाषण के दौरान कहा था कि जब हमारे मजहब अलग है, हमारे रहन सहन अलग है, हमारा खाना पीना अलग है, हमारे कपड़े अलग है, हमारी लिखावट अलग है, हमारी भाषा बोली अलग है, हम एक साथ शादियां नहीं करते, तो हमारे मुल्क भी अलग होने चाहिए। हालांकि बहुत जोरदार तरीके से लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन अलग होने की बात इन्होंने ही सबसे पहले कही थी। जबकि पहले यही सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहते थे, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर, हम मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो यही लिखने वाले थे। 1920 के बाद माथा सटक गया इनका, फिर गया था इनका। और इनकी जो सबसे बड़ी देन है, इन्होंने एक किताब लिखी थी बंग ए दर्रा, बंग ए दर्रा। इसी बंग ए दर्रा में इन्होंने इनकलाब का नारा दिया। इनकलाब का मतलब होता है परिवर्तन, चेंज, बदलाव। और ये जो इनकलाब का नारा दिया था, ये इनकलाब शब्द का इन्होंने ही प्रयोग किया था बंग ए दर्रा में। हालांकि इनको भी नहीं पता था कि इनकलाब इतना पॉपुलर होने वाला है। ये इनकलाब शब्द जो चढ़ा जुबान पर, सरदार भगत सिंह के जुबान पर चढ़ गया और उन्होंने इसको पॉपुलर कर दिया इनकलाब जिंदाबाद, यानी चेंज, हम परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। तो इनकलाबी हालांकि थे नहीं इनकलाबी, लेकिन इनका जो इनकलाब शब्द था, ये बंग ए दर्रा में जो इन्होंने लिखा, उसी को सरदार भगत सिंह ने पॉपुलर बना दिया था। ठीक है, फिर 1838 में, हालांकि पाकिस्तान की मांग ये रट रहे थे, लेकिन पाकिस्तान बनने से पहले ही 1838 में इनकी मौत हो गई थी। एक और बड़े मुस्लिम समाज सुधारक थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी जो थे, वो अरबी परिवार में उनका जन्म हुआ था, बाहरी थे। फिर बाद में बम्बई आकर बसे और बम्बई आके बसे, फिर उन्होंने व्यापार व्यवसाय शुरू किया और अच्छे धनी मनी व्यक्ति थे। इन्होंने मुस्लिम सुधार, समाज के सुधार में बहुत सारा काम किया। ये लिबरल ढंग से काम करते थे, अच्छे पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड थे। इन्होंने मुस्लिम औरतों की मुक्ति और पर्दा प्रथा आंदोलन शुरुआत की कि पर्दा प्रथा की जो व्यवस्था है उसको ख़त्म किया जाए।
तो महिलाओं की मुक्ति के लिए इन्होंने अच्छा सा खासा काम किया। लेकिन ये हमेशा से कांग्रेस के सपोर्टर रहे, कांग्रेस के ही समर्थन में रहे, और कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले मुस्लिम यही थे, फर्स्ट मुस्लिम हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। तो ये कांग्रेस के साथ साथ मुसलमानों के साथ साथ देश के भी भक्त बने रहे, यानी मुसलमानों का भी सपोर्ट कर रहे थे, साथ ही साथ कांग्रेस के। जैसे बताया कि सर सैयद अहमद खान थे केवल मुसलमानों के साथ, ये मुसलमानों के साथ, कांग्रेस के साथ, देश के साथ, सबके साथ थे बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये कुछ मुस्लिम समाज सुधार के हमारे नेता रहे जो अलग अलग दौर में रहे, और इन लोगों ने अपने अपने तरीके से समाज को सुधारने का प्रयास किया। इसके अलावा जैसे हिंदू और मुस्लिम दो बड़े धर्म थे, कुछ छोटे छोटे धर्म भी भारत में थे, आज भी हैं। जैसे आपने पारसी धर्म के बारे में सुना होगा, तो पारसी धर्म बिल्कुल बहुत छोटा संप्रदाय है। तो पारसी धर्म में भी समाज सुधार हुआ था, सोशल रिफॉर्म हुआ था। पारसी धर्म का जो समाज सुधार हुआ, हालांकि बहुत ज़्यादा वो नहीं था, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी, उतने बड़े पैमाने पर ये नहीं थे। ये 1851 में कुछ पढ़े लिखे जो पारसी थे, इन लोगों ने शुरू किया था, जिसमें दादा भाई नौरोजी, फरदीन जी, R.K. कामा, S.S. बंगाली, ये जो एजुकेटेड धनी मनी पारसी लोग थे, इन्होंने एक सभा बनाई थी 1851 में, रहनुमाई 1851 रहनुमाई मजद-ए-आसन सभा। तो ये जो रहनुमाई मजद-ए-आसन सभा था 1851 में बना। ये पारसी धर्म सुधार के लिए बना था। इसमें दादा भाई नौरोजी, फरदीन जी, R.K. कामा, S.S. बंगाली जैसे लोग जुड़े हुए थे। तो इनका जो मेन टारगेट था कि पारसी धर्म की जो प्योरिटी है, पारसी धर्म की जो शुद्धता है, उसको बना के रखा जाए। पारसी धर्म में क्या था कि मिक्सअप हो रहा था, पारसी लड़का है किसी दूसरे धर्म की लड़की शादी कर रहा है, या किसी दूसरे धर्म की लड़की है वो पारसी लड़के शादी कर रही है। तो इससे क्या होता था कि पारसियों में का जो अपना ओरिजिनल ब्लड था, ये इनको लग रहा था कि ख़त्म हो जाएगा। तो वही उन्होंने प्राचीन जो पारसी धर्म की शुद्धता थी उसको बना के रखने का प्रयास किया, और ये रोक लगाई कि पारसी जो व्यक्ति होगा वो पारसी कम्युनिटी में ही शादी करेगा। आप देखेंगे बाकी जो जैसे हिंदू की शादी मुसलमान से आप देखेंगे, मुसलमान की शादी हिंदू से देखेंगे, ईसाई धर्म में देखेंगे, लेकिन पारसियों की शादी बाहर बहुत रेयर मिलती है। पारसी अपने ही कम्युनिटी में शादी करते हैं। सबसे ज़्यादा रिजिड अगर कोई कम्युनिटी है शादी ब्याह के मामले में, तो पारसी बिल्कुल क्लोज्ड हैं, ये खुलते नहीं हैं किसी के लिए। और इन्होंने स्त्रियों की दशा में भी सुधार के प्रयास किए, पर्दा प्रथा को समाप्त किया, और विवाह की जो आयु है, पारसियों में जो मैरिज की जो लिमिट है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे जनरली बाकी धर्मों में है कि 25 साल, 26 साल, 30 साल की उम्र में शादी होने लगती है, पारसियों में 35-40 साल बिल्कुल कॉमन है। तो इन्होंने विवाह की आयु को बढ़ाने पर बल दिया था, ठीक। और इन लोगों ने अपनी सभा के लिए, जो इनका रहनुमाई मजद-ए-आसन सभा था, उसके प्रचार प्रसार के लिए, उसके संदेश के विस्तार के लिए इन्होंने एक सत्यवादी रस्तगुफ्तौर नामक एक गुजराती पत्रिका का भी संचालन किया था। तो ये जो रस्तगुफ्तार था, ये दादा भाई नौरोजी ने इसका संचालन किया था। तो ये रस्तगुफ्तार का मतलब पारसी में सत्यवादी होता है, ये गुजराती में इन्होंने निकाला था, ठीक। चलिए, तो ये जो पारसी धर्म था बिल्कुल माइक्रो कम्युनिटी है, माइक्रो क्या मिनी, बिल्कुल छोटी सी कम्युनिटी है, थोड़े से लोग हैं, लेकिन हाईली एजुकेटेड हैं। मैरिज की जो एज है बहुत ज़्यादा है, और वुमेन एजुकेशन पर खास तौर पर इन लोगों ने ध्यान दिया, ठीक है। चलिए, तो ये तो हमारा धर्म सुधार था। अब धर्म सुधार के बाद अगला टॉपिक हम लोग का होगा समाज सुधार के बारे में। समाज में बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारी विकृतियाँ थी, तो इस समाज की बहुत सारी समस्याओं विकृतियों पर चर्चा करेंगे हम लोग अगले क्लास में। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं। थैंक यू।